राधे राधे आप सभी को। मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और जुड़ चुकी हूँ आपके साथ फिर से एक नया टॉपिक लेकर आजीविका के प्रमुख साधन, जो अपने जो रीट में राजस्थान अध्ययन में जो मुख्य टॉपिक के रूप में आता है। अपने आजीविका के प्रमुख जो है साधन क्या है। इससे पहले मैं आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ देना चाहती हूँ कि रीट भर्ती परीक्षा में जो पदों की संख्या है वो बढ़ा दी गई है। पहले 46,500 पदों पर जो भर्ती होने वाली थी, उसके पदों को बढ़ाकर 48,000 कंप्लीट कर दिया गया है। लेवल सेकंड में पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ ही फरवरी माह के लास्ट तक एग्ज़ाम होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए अपनी तैयारी को रेगुलर जारी रखें और बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आपको इसमें मटेरियल दिया जाएगा, जिससे आपकी पढ़ाई और बेहतर बनती जाएगी और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। अपना फर्स्ट जो है टॉपिक, आजीविका के प्रमुख साधन क्या है। राजस्थान में लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए पशुपालन करते हैं, खनन करते हैं, कृषि कार्य करते हैं और कुछ जो इन क्षेत्रों में मजदूरी का कार्य भी करते हैं। तो वो अपनी आजीविका के साधन हो गए। अब देखते हैं सबसे बड़ी, अगर राजस्थान में और इससे पहले भारत में देखी जाए तो अपना जो है कृषि प्रधान देश है और राजस्थान में भी लगभग जो है अधिकतर भूभाग पर कृषि की जाती है। लेकिन अपना जो एरिया है वो मरुस्थल है। कितना 60% एरिया राजस्थान का क्या है, मरुस्थल है। अधिकांश कृषि मानसून एवं जलवायु पर निर्भर करती है। इसलिए राजस्थान की जो कृषि है उसको मानसून का जुआ भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम्स में ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ के आया है कि मानसून का जुआ कहा जाता है कृषि को। इसके साथ यह साल में तीन प्रकार की फसल होती है। कृषि अपनी कितनी होती है, जो ऋतुओं के अनुसार तीन प्रकार की होती है। रबी की फसल, जिसकी बुआई सर्दी माह में की जाती है और गर्मी माह आने तक उसको काट लिया जाता है, जिसमें कौन सी हो गई, गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि ये अपनी जो है रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आ रहा है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बुआई जो है जून जुलाई के समथिंग में की जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है, यानी दीपावली के आसपास इसको काट लिया जाता है, जिसके अंतर्गत ना बाजरा, मूंग, मोठ, तिल और ग्वार आदि ये आ जाते हैं। फिर अपनी आती है जायद की फसल। जायद की फसल के अंतर्गत क्या होता है कि जो रबी की फसल और खरीफ की फसल से अलग हैं, जो उनमें नहीं बोई जाती, वो जायद की फसल में बोई जाती हैं। जो मुख्यतः क्या होती हैं, एक सब्जियां जो हैं वो जायद की फसल में बोई जाती हैं। और ये कब बोई जाती है, रबी की जो फसल है उसकी कटाई के बाद, यानी मार्च अप्रैल के बाद बोई जाती हैं। और ये 3 महीने की फसल ही होती है, जिसमें सब्जियां और मसाले प्रमुखतया बोई जाती हैं। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का कारण है जो वो क्या माना जाता है, अकाल मृदा अपरदन, रेतीली एवं बंजर भूमि, यानी प्राकृतिक कारण है जिनसे अपने राजस्थान की कृषि है वो पिछड़ी हुई है। आर्थिक है, जिसमें किसानों की निर्धनता आ गई, उत्पादकता में कमी आ गई है। भू स्वामित्व की समस्या है, वो अपनी ये आर्थिक समस्या के अंतर्गत आ जाती है। और सिंचाई साधनों की कमी भी अपने आ गई यहाँ पे। इसके साथ है राजस्थान में जो कृषि की हैं वो विशेषताएं क्या क्या हैं वो देखते हैं। राजस्थान में बाजरा, गवार, सरसों उत्पादक में जो है प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि ये जो फसलें हैं उनमें जो क्या होता है कि अपने यहाँ पर इनमें एक सेकेंड इन जो फसल होती हैं, इन फसलों में जल की जो है जल की जो कम मात्रा में ये बहुत अच्छी पैदावार दे जाती हैं। तो ये फसलें अपने राजस्थान में बहुत अत्यधिक मात्रा में बोई जाती हैं और राजस्थान ये प्रथम स्थान रखता है अपने देश के अंतर्गत है, जिसमें जौ चना उत्पादक में अपना दूसरा स्थान रखता है। यानी बाजरा, गवार और सरसों में राजस्थान का स्थान कौन सा है, प्रथम। इसके बाद आ गया जौ और चना भी दूसरा स्थान रखता है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्या बोया जाता है, बाजरा। दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक मक्का की खेती होती है। गेहूं के उत्पादन जो कहाँ होता है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में ये किया जाता है, जिसको राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है।
देश का धान का कटोरा तमिलनाडु को कहा जाता है, जबकि राजस्थान का अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है। दूसरा आ रहा है पशुपालन। पशुपालन में क्या होता है, राजस्थान में पशुपालन में अपना दूसरा स्थान रखता है और यह जीविकोपार्जन का प्रमुखतया साधन माना जाता है। इसमें रोजगार एवं आवश्यकताएं की कई वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जैसे जो पशु होते हैं उनकी खाल से बहुत वस्त्र बनते हैं, जूते बनते हैं, सींग से कई प्रकार की सामग्रियां बन जाती हैं, तो वो अपने रोजाना के जीवन में भी बहुत काम देती हैं। अब राजस्थान की जो पालतू पशु हैं वो कौन कौन से हैं? गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़, घोड़े प्रमुखतया पालतू पशु माने जाते हैं। गाय, भैंस व मुर्गी पालन में राजस्थान में लगातार वृद्धि हो रही है। ऊंट, गधे और भेड़ बकरियों की संख्या में लगातार कमी आकी गई है। पशुपालन के लाभ क्या है? पौष्टिक आहार प्राप्त होता है, डेयरी, ऊन, चमड़ा, परिवहन, चारा आदि उद्योगों में को बढ़ावा मिलता है। पशुपालन की समस्याएं क्या है कि पशुपालन की निर्धनता के कारण पशु पौष्टिक आहार एवं उचित इलाज, चारागाहों से प्राप्त जो भूमि है, जो फसलें हैं, उनसे वंचित रह जाते हैं। अकाल जैसी समस्या के कारण पशुधन में कमी आती है और परंपरागत पशुपालन के तरीके से व्यावसायिक लाभ भी अपने को प्राप्त होता है। राजस्थान में खनन क्या होते हैं? 67 प्रकार के खनिजों का जो है राजस्थान में 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसी वजह से राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, जिसमें सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट राजस्थान से निकाला जाता है। इसके अलावा सीसा, चांदी, जस्ता, जिप्सम, संगमरमर आदि भी राजस्थान में पाए जाते हैं, जो सिर्फ अपने राजस्थान में सर्वाधिक प्राप्त होते हैं। अन्य जो हैं वो चूना पत्थर हो गया, टंगस्टन हो गई, अभ्रक हो गई, तांबा इत्यादि जो खनिज है वो भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट ये अपना जो आजीविका के साधन है, मोस्टली आपको इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा आपको इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था वो मटेरियल आपको दिया जा रहा है, RBSC बुक्स से उठाए गए टॉपिक्स हैं, तो इसमें आपको किंतु परंतु करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा आ रहा है इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है? मुख्य 2 स्रोत हैं, जिनमें पुरातात्विक स्रोत आ गए और साहित्यिक स्रोत आ गए। पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से आ गए? जैसे प्रशस्ति हो गई, अभिलेख हो गए, अब बहुत सी चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहला आ रहा है अभिलेख। कहीं पर कुछ लिखा हुआ मिले, जैसे शिलालेख हो गए, पाषाण हो गए, स्तंभ लेख हो गए, भवनों, गुफाओं, मंदिरों, मठ की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है, मूर्ति पर कुछ लिखा हुआ है, यानी शिलालेख किसी पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है। पाषाण लेख ये जो अपने मुख्य जो पत्थर होते हैं उन पर कुछ लिखा है। स्तंभ कुछ दीवारों पर ये लिखा जाता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। अब इनका उपयोग क्या है? अभिलेख गद्य पद्य दोनों में मिलते हैं। तत्कालिक शासकों एवं प्रशासकों की व्यवस्था की जानकारी अपने को दी जाती है, उनके रहन सहन के बारे में अपने को बताया जाता है, उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी अपने को वहाँ से सूचना प्राप्त होती है। आगे आ रहा प्रशस्ति। प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख हैं वो प्रशस्ति कहलाते हैं। प्रमुख प्रशस्ति कौन सी है? नगरी है, किराड़ू है, घड़ियालो आदि ये प्रमुख प्रशस्तियाँ हैं। घड़ियालो अभिलेख जो है प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। बिजोलिया अभिलेख है वो चौहानों की जानकारी देता है। चिरवा का जो अभिलेख है वो रावल समर सिंह के जो युग हैं उनकी जानकारी भी देता है। आगे आ रहा है स्मारक, जिनमें दुर्ग, महल, भवन, छत्रियाँ इत्यादि आ गए। जैसे आगे आ रहा है मुद्रा। मुद्राओं में हमें तात्कालिक लिपि, भाषा आदि की जानकारी मिलती है। मुद्राएं राज्य की शक्ति का सूचक माना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। इससे आगे आ रहा है आपका बर्तन। बर्तन हमें उस समय की कला, कृति आदि की जानकारी देते हैं। जैसे गणेश्वर सभ्यता में ताम्रयुगीन सभ्यता होने की वजह से उसमें बर्तनों का भंडार ताम्रयुगीन था, तो ऐसे हमें उनकी कलाकृति की भी जानकारी मिलती है। ताम्रपात्र एवं दानपात्र, राजा के द्वारा अपने किए गए दान को तांबे के पत्रों पर लिखवाता था। जो राजा दान करता था उनको तांबे के पात्रों पर लिखवाता था, इसलिए उनको दान पात्र कहा जाता है।
दूसरा आ रहा है अपना साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या आ गया, वेद हो गई, रामायण हो गया, महाभारत हो गए, पुराण हो गए, बौद्ध जैन के ग्रंथ हो गए, ये इतिहास के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं जिनको साहित्यिक स्रोत माना गया है। जयानक कृति पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन करता है। इसके बाद हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी से चौहान एवं खिलजी को रणथंभौर विजय की जानकारी देता है। ये अपने को मुख्य हो गई। इसके बाद राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक जो कृतियाँ हैं वो कौन सी हैं, पृथ्वीराज रासो है, अचलदास खींचीरी वचनिक है, पद्मनाभ कृत है, कानड़देव प्रबंध है, बाकी दासरी ख्यात है, दयाल दासरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात आदि ये इतिहास की जानकारी अपने को देते हैं। इससे आगे इतिहास के उल्लेखनीय ग्रंथ हैं वो कर्नल जेम्स टोड की एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, ये कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। श्यामल दासरी कृत वीर विनोद है। विश्वेश्वर नाथ रेव कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास है। इसके बाद सूर्यमल मिश्रण की है वंश और भास्कर। गौरी शंकर हीराचंद ओझा की है, ये उदयपुर सिरोही जोधपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के ग्रंथ हैं। जोधपुरा सभ्यता जयपुर, नेही सभ्यता भरतपुर, गणेश्वर है नीम का थाना सीकर में, तीनों ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं। आगे आ रहा है जल संसाधन और संरक्षण। जल संसाधन एवं संरक्षण के जो है सभी स्रोत जल संसाधन के स्रोत कहलाते हैं, जिसमें कुएं, नदी, तालाब, बांध, नहरें आदि ये नलकूप आ गए। अपवाह तंत्र क्या है, नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो क्षेत्र होता है उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। दो अपवाह तंत्रों के बीच की भूमि जो अलग अलग वर्षा जल को अलग अलग भागों में बांटते हैं उसको जल विभाजक रेखा कहा जाता है। राजस्थान का अपवाह तंत्र कितने भागों में विभाजित है, ये 3 भागों में विभाजित है। पहला है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है अरब सागर, तीसरा है अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र में बनास नदी आ गई, पार्वती नदी चंबल से प्रवाहित होकर यमुना में गिर जाती हैं तथा यमुना गंगा में, अंततः गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इसलिए को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। इससे आगे अरब सागर का अपवाह तंत्र, जिसमें माही, लुहनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं उसकी सहायक नदियाँ सिंधु नदी में जाकर मिलती है और सिंधु नदी अंततः अपने अरब सागर में जाकर गिर जाती है। आंतरिक प्रवाह में कौन सी आ गई, जो ना तो समुद्र तक पहुंच पाती हैं और ना कहीं किसी झील तक, वो सिर्फ अपने जो स्थलीय एरिया है उसी में विलुप्त हो जाती हैं, जैसे घग्गर हो गई, साबी हो गई, बाणगंगा हो गई, जिसको कातली हो गई, ये जो है अंतरप्रवाही नदियाँ मानी जाती हैं। इससे आगे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, चंबल जिनका उद्गम है मध्य प्रदेश की जो विंध्याचल पर्वत मालाएं हैं वहाँ से होता है। यह राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है, जिसको वर्षवाही नदी कहा जाता है। सहायक नदियाँ कौन सी हो गई इनकी, बनास, पार्वती और काली सिंध इसकी नदियाँ जो है सहायक है। औद्योगिक नगर कोटा चंबल के किनारे स्थित है। अगर आपने से पूछा जाए कोटा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये चंबल की नदी के किनारे स्थित है और इसको क्या कहा जाता है, औद्योगिक नगर कहा जाता है। इसके बाद आ रहा है बनास का है राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। यह मौसमी नदी है, यह केवल वर्षा की ऋतु में बहती है। 480 किलोमीटर लंबी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूछा जाए संपूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास, वर्ष भर बहने वाली नदी चंबल। इससे आगे आ रहा है लूनी नदी। लूनी नदी अजमेर के गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती एवं साबरमती नामक 2 धाराओं से मिलकर बनती है। कच्छ के रण में ये मिल जाती है और बालोतरा के पास इसका पानी मीठा, उसके बाद खारा रहता है। माही नदी एमपी के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद बाणगंगा या अर्जुन की गंगा, ये उदयपुर की बैराट पहाड़ियों से निकलकर भरतपुर में घना पक्षी विहार उद्यान में नम भूमि का निर्माण करती है। घग्गर नदी आ गई, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक श्रेणियों से निकलती है, हनुमानगढ़ में प्रवेश कर गंगानगर में विलुप्त हो जाती है। इसे प्राचीन नदी का अवशेष भी माना जाता है। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन सी हैं, नदियों पर बांध बनाने एवं जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आदि
के उद्देश्य से जो बनाई जाती हैं उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। चंबल परियोजना, चंबल परियोजना क्या है? राजस्थान व एमपी की संयुक्त परियोजना है और इसके अंतर्गत 4 बांध बनाए गए हैं। पहला है मंदसौर जो एमपी में बनाया गया है, जिसका नाम है गांधी सागर बांध। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में बना है। तीसरा है जवाहर सागर बांध कोटा में बना है। और इसके बाद कोटा बैराज, ये भी कोटा में बना हुआ है। यानी चंबल नदी पर 4 बांधों का निर्माण हुआ है, एक एमपी में, 3 अपने राजस्थान में। एमपी में गांधी सागर बांध और अपने राजस्थान में राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर कोटा में और कोटा बैराज भी कोटा में। इससे आगे आ रहा है माही सागर बजाज सागर परियोजना, बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है। राजस्थान में गुजरात की सम्मिलित परियोजना ये बिशलपुर परियोजना है। टोंक जिले के बिशलपुर गांव से ये निकलती है। बनास नदी पर ये बनाई गई है। अजमेर, जयपुर और टोंक को ये पेयजल की आपूर्ति देती है। यानी जयपुर, अजमेर और टोंक जिले की जो पेयजल है वो किससे? बिशलपुर परियोजना से है। इससे आगे सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना क्या है? गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है और यह गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान के पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाकल परियोजना, डूंगरपुर में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना, प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जाखम परियोजना। राजस्थान के प्रमुख झीलें एवं जल संचयन, उदयपुर जिले में उदय सागर, गोवर्धन सागर, फतेह सागर, रंग सागर आदि झीलों का निर्माण करवाया एवं नहरों की सहायता से इन्हें आपस में जोड़कर जिसे वर्षा जल संग्रह किया जा सके। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक झीलें कहाँ हैं? उदयपुर में। जयपुर में जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा अजय सिंह ने करवाया। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जयसमंद झील। अजमेर में आना सागर झील है। राजसमंद में राजसमंद झील है जो उत्तरी भाग को नौचौकी भी कहा जाता है। किसको? राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है उसको नौचौकी के पाल भी कहा जाता है। सिरोही के माउंट आबू में राज्य की सबसे ऊंची प्राकृतिक झील है नक्की झील, जो से माना जाता है कि इसका निर्माण देवताओं के नाखूनों से हुआ है। अन्य झीलों में जो आते हैं बालसमंद झील, कायलाना झील, जैसलमेर की गढ़ीसर झील, डूंगरपुर में गोप सागर, बीकानेर में कोलायत आदि ये जल संसाधन के अंतर्गत आती हैं। अब आ रही है खारे पानी की। जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य सांभर झील है। बाड़मेर में पचपदरा है। बीकानेर में लूणकरसर है और जैसलमेर में पोखरण है। सर्वाधिक अपने से पूछा जाए कि सोल्ट का निर्माण कहाँ होता है? सांभर में होता है और सांभर का सोल्ट ही खाने लायक रहता है। वर्तमान में रूफटॉप जल संचय यानी वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक से वर्षा जल को भूमिगत किया जाता है। वर्षा का जो जल है उसको संग्रहित किया जाता है। प्राचीन समय में वर्षा जल संग्रहण की जो है वो कौन कौन सी तकनीक थी? टाँका थी, खड़िन थी, जोहड़ आदि के द्वारा ये वर्षा जल संग्रह किया जाता था। तो फ्रेंड्स, आज का अपना जो टॉपिक था मुख्य जो आपकी आरबीएससी बुक से रिलेटेड था वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा टॉपिक लगा होगा और लगातार ऐसे आरबीएससी के ऑथेंटिक जो सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स लेने के लिए आप मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। लगातार आपको यहाँ से नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे और आप मैराथन क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो। वहाँ पर भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लगातार देखने को मिलती हैं। लगातार आपको क्विज़ वहाँ पर मिल रही हैं। और मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि रीट भर्ती परीक्षा जो है वो फरवरी में 4 और 5 तारीख को तय की गई थी, लेकिन अभी विज्ञप्ति नहीं आने की वजह से फरवरी के अंतिम दिनों तक, फरवरी माह के लास्ट दिनों तक ये होना संभावित है। इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखें, लगातार अपनी तैयारी में बने रहिए। मैं फिर से आपसे जुड़ूंगी कल ऐसे ही टॉपिक लेकर, लगातार आपको आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये टॉपिक्स समझ आए कि नहीं आए। तो फिर मिलती हूँ। जय श्री कृष्णा। लगातार बनी रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर।